अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में आज से मामला शुरू हो रहे हैं, लेकिन आज सुबह जो कार्रवाई हुई पनामा पेपर्स के हवाले से उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पहले तो वज़ीर-ए-आज़म के वकील आए तो उन्होंने टाइम मांग लिया, उसके ऊपर भी एक इशू हुआ क्योंकि आज लगता ये था कि सुप्रीम कोर्ट हतमी तौर पर मामला को तय करके आगे चलेगी। एक हफ़्ते का टाइम मांगा तो मुझे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि उसके ऊपर भी जजेस जो थे उन्होंने बिल्कुल हमादगी ज़ाहिर नहीं की और फिर उन्हें मंडे को हतमी तौर पर जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दी। फिर भट्ट साहब ने, सलमान असलम भट्ट साहब ने, जो वज़ीर-ए-आज़म के वकील हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है, मौजूदा नहीं है, फॉर्मर है वो, उन्होंने वहाँ पे ये भी एक जगह पे जिक्र छेड़ दिया कि मेंटेनेबिलिटी का। तो वहाँ से कोर्ट ने कहा कि आप तो कह चुके हैं भाई कि मेंटेनेबिलिटी को क्वेश्चन नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन कोर्ट खुद देख ले। लेकिन आज जो बाद में रिटन ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसने उन्होंने दरख्वास्तें कबूल करते हुए ये भी कह दिया है कि अब और इस बुनियाद के ऊपर हम तारीख नहीं डालेंगे, मौखर नहीं करेंगे और एक रुकनी जो जज है सुप्रीम कोर्ट का बेंच वो बनेगा और वो इसकी हेयरिंग करेगा। होपफुली वो फास्ट ट्रैक करेंगे और लगता यह है कि डेली बेसिस पे अपडेट्स मांगेंगे और ये मामला आगे चलेंगे। इसके ऊपर सियासी जमातों को आज ये भी कहा गया था कि वो जो अपनी फॉर्मुलेशन, जो टर्म यूज़ की गई है, जो अपनी तजावीज़ हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हवाले से वो दे दें, और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियर पोजीशन ले ली है, जो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के ऊपर एक लीडिंग रोल में नज़र आना चाहिए, फ़ैसला करते हुए नज़र आना चाहिए, डंक टपाऊ करते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। पता नहीं ये मुनासिब लफ्ज़ है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए कि नहीं, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से फ़ैसलों के ऊपर हाइप क्रिएट होती थी। जैसे रेंटल पावर का एक केस था, इतनी हाइप क्रिएट हुई कि वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म का नाम राजा रेंटल पड़ गया, लेकिन केस के ऊपर अभी तक लोगों को सज़ाएँ नहीं हुई। कुछ लोग मासूम होंगे, एक आध जिम्मेदार होगा, सज़ाएँ नहीं हुई। तो वो वाला पैटर्न नहीं रिपीट होना चाहिए, इस पर अमली तौर पर कुछ निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसने अपनी तजावीज़ देनी है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हवाले से दे दे, हतमी तौर पर हम खुद तय करेंगे। तो ये अच्छा है, डिसाइसिव अंदाज़ है, फैसला कुन अंदाज़ है कि हम इंचार्ज हैं, हम फैसला करेंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि उसके अंदर सिविल और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के इख्तियारात हैं वो भी क्या उस जज को हासिल होंगे, क्योंकि अब ये कमीशन बन गया। कमीशन आमतौर पर फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, फिर ट्रायल के लिए दोबारा भेजा जाता है। तो एक लंबा लॉन्ग प्रोसेस है जिसका आगाज़ हुआ है, अंजाम कहाँ तक होगा ये मालूम नहीं है, क्योंकि हुकूमती जानिब से जो जवाब दाखिल किया गया वो ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की कोई ऑफशोर प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही उनका कोई डिपेंडेंट था। इसमें मैं प्रोग्राम के दौरान आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा भी और कुछ चीज़ें सुनवाऊंगा भी, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो थे उन्होंने चैलेंज किया कि मरीम नवाज़ जो प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स में उनकी डिपेंडेंट नज़र आती हैं। फिर 93 ऑनवर्ड का आगाज़ हो जाता है जब वो अपार्टमेंट्स लिए गए, और उसी से रिलेट करती है सारी की सारी कंट्रोवर्सी। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाने से प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस की जो कंट्राडिक्शन है कौमी असम्बली में और कौम से खिताब में, और ख़ुद उनके अपने बेटे ने जो इंटरव्यू हुसैन नवाज़ ने दिए, ये इस इंटरव्यू के हवाले से सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंटरव्यू उस वक्त दिए गए जब ICIJ ने वो जो पनामा पेपर्स की लीक की, तो उसके बाद उन्होंने बहुत से लोगों को कांटेक्ट किया कि आइए अब बताइए आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। जब वो मौक़िफ़ लेने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों से रब्ता कायम किया तो इन्होंने जवाब देने से पहले, जवाब नहीं दिया इन्होंने, पहले उनकी वेबसाइट पर आज भी तफसील छपी हुई है, इन्होंने ये किया कि इंटरव्यूज़ प्लान किए हुसैन नवाज़ ने 2 चैनल्स के साथ, और वो दोनों चैनल्स के 2 क्लिप्स हैं जो मैं अभी प्राइम मिनिस्टर के और हुसैन नवाज़ के दोनों आपको सुनवाऊंगा। आज मैं उनकी ICIJ की वेबसाइट को दोबारा चेक कर रहा था कि उसके ऊपर हो सकता है कोई अपडेट आया हो। एक अपडेट बहुत अच्छा है उसके ऊपर, जो मैं इनवाइट करूंगा कि सारे पाकिस्तानियों को जाके विज़िट करके उसको देखना चाहिए, क्योंकि इशू बार बार ये आता है कि कुछ था ही नहीं भाई, ये सारा कुछ हवा में था। ICIJ भी जो है वो भी शायद PTI वाले चला रहे हैं, इसीलिए सारा कुछ इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। ICIJ का आज अपडेट एक डला हुआ है कि हसन नवाज़ ने अपने वकील के ज़रिए ICIJ को बताया है कि वो जो हैंग ऑन प्रॉपर्टीज़ और कैस्कॉन जिसके वो शेयर होल्डिंग वगैरह जिसके ज़रिए 1 हाइड पार्क उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, उसकी उन्होंने पूरी वजाहत दी हुई है कि ये प्रॉपर्टी मैंने ली हैंग ऑन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। कैस्कॉन की जो शेयर होल्डिंग थी वो उन्होंने परचेज़ की और 2015 तक उनकी उन्होंने लिखा हुआ है कि कम्प्लीटली मलकियत रही, फिर उसकी सेल करने का भी तरीकाकार उसी वजाहत के अंदर मौजूद है। ये ICIJ की वेबसाइट के ऊपर आज भी छपा हुआ है, अभी भी कोई जाए तो पाकिस्तान वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर इसकी तफसील दस्तयाब है। मैं आपको दोनों मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी प्रोड्यूसर साहब, इसके बाद वो स्टेटमेंट सुनवाते हैं। असद उमर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, और खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ, और सलमान अकरम राजा साहब मारूफ माहिर कानून है। ये तीनों मेहमान हैं आज के प्रोग्राम में, तीनों को वेलकम करता हूँ। स्टेटमेंट सुनाइएगा जी, इसके बाद सवाल जवाब शुरू करते हैं। जबरी जलावतनी के अय्याम में हमारे वालिद मोहतरम ने एक बार फिर मक्का मुअज़्ज़मा के करीब स्टील का एक कारखाना लगाया
और याद रखें कि हमें वहां मुल्क से बाहर 7 साल रहना पड़ा। ये कारखाना लगाया जिसके लिए सऊदी बैंकों से कर्ज हासिल किया गया। कुछ करीबी दोस्तों ने, गैर मुल्की दोस्तों ने हम लोगों को, उन्होंने, बल्कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बगैर किसी शर्त के पैसे देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको कर्ज समझ के लिया और उसके बाद सऊदी बैंक्स ने हमें फंड किया। हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री के फरोग से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। हमारे अपने ही खानदान की लगाई हुई मिल थी दुबई में। मैं खुद दुबई गया जाती तौर पर, जाके मैंने उसे वहाँ ख़रीदा और इंतहाई अर्जा ख़रीदा, क्योंकि वो पड़ी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने बंद करके रख दी हुई थी। और आप यकीन जाने कि जो मालिक था, जो न उस वक्त जिसके पास गया, वो ये सोचे बैठा था उस वक्त कि शायद अब नहीं बिकेगी, ये स्क्रैप हो चुकी है। वो वहाँ से जो है इंतहाई अर्जा मैंने कीमत पे उठाई। उसके बाद अपनी जो स्टील की नॉलेज है, जो ख़ानदानी स्टील की नॉलेज है, उसको जो ना वहाँ जो है जद्दा में ला के उसको रिकंडीशन करके उसको लगाया। जी, दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बयानात हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके साहबजादे के। तजादात ये हैं कि एक जगह कहते हैं कर्ज लिया दोनों, और एक जगह प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उनके वालिद मोहतरम ने स्टील मिल की बुनियाद रखी, अपनी गल्फ स्टील मिल जो यूएई वाली फैक्ट्री थी दुबई वाली, उसको बेच के। और बेटा आखिर में बता रहा है कि वो हमारे फैमिली के पास ही थी, मैं गया और मैं खुद ख़रीद के लाया दुबई वाली जो मिल थी और उससे आके जद्दा वाली फैक्ट्री लगाई। हमने जब इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएई के बहुत से लोगों से रब्ता कायम किया, मैंने उस वक्त के जो इन्वेस्टर्स थे, कारोबारी लोग थे, तो जो हक़ाइक़ हमें मिले, और ये इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए मैं ये बताऊंगा कि जो लोगों से मुझे सुनने में मिला वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर के वालिद मोहतरम ने जब यहाँ नेशनलाइजेशन का अमल शुरू हुआ तो वहाँ जाकर एक स्टील मिल लगाई, बीसीसीआई से लोन लिया कोई 80-85 मिलियन दिरहम का, और 10 से 15 मिलियन मशरक बैंक से लोन लिया, और ये लोन डिफ़ॉल्ट करके उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई थी। ये मेरे पास जो अभी तक की नॉलेज है, और मैंने कोई कम अज़ कम 6 या 7 उस वक्त के जो बीसीसीआई के बड़े टॉप लीडिंग लोग थे और मशरक बैंक के, उन सारों से रब्ता कायम किया, बैंक ऑफ अमेरिका के लोगों से भी रब्ता कायम किया, और ये मेरा प्रिसाइज उसकी इन्फॉर्मेशन जो है कि ये अटैच हो गई थी प्रॉपर्टी, और अल अहली ग्रुप ने ख़रीद ली थी थ्रू बीसीसीआई, और उसके बाद ये गलादारीज़ हैं वहीं के, उन्होंने ख़रीद ली थी। उसके बाद कैसा ये प्रोसेस हुआ, हुसैन उसकी वजाहत कर सकते हैं कि इन्होंने उनसे दोबारा कैसे ये फैक्ट्री की मशीनरी हासिल की। आप दोनों मेहमानों से स्टार्ट करते हैं जी इसी सवाल से। ये कंट्राडिक्शन असद उमर साहब बड़ी वाज़ेह नज़र आती हैं इसके ऊपर, ये लीगली कुछ है चीज़ या सिर्फ ऐसे ही है कि गलत मौक़ों पे गलत बयानात जारी कर? देखें, उसको जहाँ तक तजादात का ताल्लुक है वो तो कोई शक ही नहीं है। आपने तो सिर्फ अभी 2 सुनाई है स्टेटमेंट। आप जितने भी फैमिली मेम्बर्स की स्टेटमेंट्स हैं, हुसैन, हसन, मरियम, कुलसूम साहिबा, मियाँ साहब, इन 5 की स्टेटमेंट्स ओवर द ईयर्स उसके अंदर तजादात हैं। अब मियाँ साहब ने एक फौरी इनके आने के बाद एक टीवी पे तकरीर की थी, आप वो सुने, और उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस की उनकी तकरीर सुने। आपको उनकी अपनी 1 हफ्ते के अंदर की भी तकरीरों के अंदर मैंने वो दोनों के स्टेटमेंट्स हैं जो सुनवाए, वो आपको तजादात नजर आ जाएंगे। नहीं, हुसैन और उनकी नहीं, प्राइम मिनिस्टर की भी दोनों मिनिस्टर की अपनी जो है, एक हाउस के अंदर है और एक एड्रेस टू द नेशन है, और उसके अंदर आपको तजादात नजर आ जाएंगे। वो आई गेस जब आप कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो वो होता है। उसका लीगल कैसे इम्पैक्ट होगा जी, मैं लॉयर नहीं हूँ, उसके बारे में मैं कॉमेंट नहीं कर सकता। वो तो बेहतर जो है कोई लॉयर बता सकते हैं, मे भी सलमान बता सकते हैं। जहाँ तक कानूनी जो चीज़ें हैं उसमें ज़रूर कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं वो तो हमें नज़र आती हैं, जो कानूनन जो हैं जिनकी एक हैसियत नज़र आती है, जिसमें से एक के बारे में आज कमेंट भी किया वहाँ पर सलमान भट्ट साहब जो पेश हुए, और वो है जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी वज़ीर आज़म ने कि वो मेरी डिपेंडेंट हैं या नहीं है, एंड ऑब्वियसली उसको वो अहम समझा गया, इसलिए बिल्कुल कंसाइज समराइज स्टेटमेंट जो पढ़ी गई उसके अंदर भी उसको एड्रेस किया गया। एंड बहुत ताज्जुब की बात हमारे लिए है कि उन्होंने कहा कि वो तो कभी डिपेंडेंट डिक्लेयर ही नहीं किया था, हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स दे चुका है। 2013 में जो इंतखाबात हुए थे उसके साथ 3 सालों की रिटर्न जो लगती हैं, उसमें 2011 की रिटर्न में वो डिपेंडेंट नजर आती है। मैं वो भी दिखा दूं खुरम साहब, फिर आप इस दोनों सवालों को एड्रेस करिएगा। नहीं, मैं तो बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि
आपको बतौर वकील हायर कर लें, बिकॉज आप बहुत बेहतर वकालत कर रहे हैं इस केस की। सर आप खिदमत ले लीजिए, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। मैंने तो कहा मैंने इसलिए ये बात की। आपके साथ डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर है, सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लूं। देखिए ना, ये डॉक्यूमेंट में जो फ्लैश करेगा नीचे येलो वाला हिस्सा, ये वो 2011 की रिटर्न है, जहां पे मरियम साहब नजर आती हैं कि ये डिपेंडेंट है, ये 2011 का वो क्वेश्चन है। खुरम साहब आप वजाहत करिए। ये है कि ये तमाम जो कागजात हैं इनका जुडिशल टेस्ट होने जा रहा है अल्लाह के करम से। लेकिन जो मैंने आपसे बात की ना, वो तो एक मजाक इसलिए था कि जब 1 तारीख को अदालत ने वकील साहब से पूछा, तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब थे, बड़े हमारे मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, कि आपके पास ये जो आपने जो एलिगेशन जो इतना बड़ा दत्था लगाया, इसका कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और उस पिटीशन को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें जो बहुत सारी एलिगेशंस हैं उसकी कोई एविडेंस उन्होंने दाखिल नहीं की। हैरान कुन बात यही है कि कहा गया कि जी 7 महीने हो गए, जवाब नहीं आया। असल हैरान कुन बात यह है कि 7 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है आसमान सर पर उठा रखा है, पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन की अमलदारी को दाव पर लगा दिया। लेकिन जब अदालत ने पूछा कि कोई सबूत दें इसका, मरियम नवाज की कब खरीदी गई, क्या कितने में खरीदी गई, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इसकी कोई एविडेंस नहीं है। तो अब सवाल यही है कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो आप भी दिखा रहे हैं, हमें तो बड़ी खुशी है कि ये अब अदालत में जाएंगी। अदालत में देखें ना, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो बड़ी बात होती है ना मोरालिटी की, जी कि अखलाकी जवाज जो है, उन्होंने बतौर एक पाकिस्तान के शहरी होने के उनके जो सिविल राइट्स हैं कानून में के अंदर, उन्होंने वो विड्रॉ कर गए उससे कि जी हम कोई मेंटेनेबिलिटी चैलेंज नहीं करेंगे, ये अदालत सुन सकती है नहीं सुन सकती, हम कुछ चैलेंज नहीं करेंगे। हमने अपने आप को, अपने हकूक को से विड्रॉ होकर हमने अपने आप को अदालत के सामने पेश कर दिया है। जो 3 अवामी नुमाइंदे मुंतखब लोग थे, पार्लियामेंटेरियंस, मोहम्मद नवाज शरीफ, इसाक डार और कैप्टन सफदर, उनकी स्टेटमेंट्स आज दाखिल हो गई। जो ऑफिस होल्डर्स हैं ना, सो कॉल्ड, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जो सही तौर पर जवाबदेह हैं, उनकी जवाब दाखिल हो गए। अब जो ये कहा गया कि मियां नवाज शरीफ के जो बच्चे हैं वो सेपरेट लीगल पर्सन्स हैं, उन्होंने अपनी एक सेपरेट बतौर सिटीजन भी, और उनके जो हकूक है उन्होंने उसके मुताबिक कब देंगे वो जवाब? जी वो मंडे को फाइल इंशाल्लाह। अच्छा सलमान निगम राजा साहब, मैं पहले सलमान साहब से जवाब ले लूं। सलमान साहब आप फरमाइएगा कि ये जो कंट्राडिक्शन, तजादात ये बयानात के अंदर है, मुख्तलिफ क्लेम है मुख्तलिफ औकात के अंदर, और फिर एक टैक्स रिटर्न है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की 2011 की है, ये इलेक्शन लड़ते वक्त उन्होंने जमा करवाई थी, जिसमें मरियम साहिबा को वो अपना डिपेंडेंट एक जगह पे एसेट्स की रिटर्न के अंदर, वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट के अंदर वो उनको नहीं। इसकी कोई है लीगल इम्प्लीकेशन या ये बिल्कुल फालतू चीज़ें उठा के बाहर नहीं देनी चाहिए? देखिए, ये तमाम बातें जो हैं ये इशारे थे जिनकी वजह से ये मामला उठा, और अदालत भी अब समझ रही है कि ऐसा मामला है जिसमें मज़ीद तहकीक या तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ बज़ाते खुद सबूत नहीं है। देखिए, इसकी बुनियाद पे किसी को आप मुजरिम करार नहीं दे सकेंगे। जहाँ तक मामला है गोशवारों का जो आप जिक्र कर रहे हैं 2011 के, देखिए वो मामला इसी हद तक अहम है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब को वो तमाम जायदाद जो उनकी साहबजादी के नाम में है इलेक्शन कमीशन में दाखिल किए गए गोशवारों में ज़ाहिर करनी चाहिए थी या नहीं। अगर तो मरियम साहिबा उनकी डिपेंडेंट हैं, उनकी ज़ेर किफ़ालत हैं, तो फिर करना चाहिए थी, अगर नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए थी। ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने है गोशवारों के सही या गलत होने का। तो ये एक अपने तौर पे एक मामला है जिसका फैसला बिल आखिर इलेक्शन कमीशन करेगा कि गोशवारे ठीक दाखिल हुए या नहीं हुए। यहाँ सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि किसी का ज़ेर कफ़ील होना या ना होना एक वाक़याती बात होती है और एक कानूनी बात होती है। मैं अपने आप को किसी का ज़ेर कफ़ील कह दूँ या किसी को अपने ज़ेर किफ़ालत कह दूँ तो उससे वो नहीं बन जाएगा मेरे ज़ेर किफ़ालत। देखना होगा कि क्या वो एक शादीशुदा खातून थी, उनकी अपनी आमदन के ज़राए थे, उनके खामंद के ज़राए आमदन थे या नहीं थे, ये तमाम बातें सबूत से साबित होंगी। दूसरी जो बात है, जहाँ तक मामला है प्रॉपर्टी का, जो पैनामा लीक्स जिसके हवाले से है, अब उस प्रॉपर्टी के हवाले से जो सवाल है वो बिल्कुल एक और नौइयत का है कि क्या ये प्रॉपर्टी
वज़ीर आज़म साहब के साहबजादों की है या साहबजादी की है, उनके नाम में है? अगर है तो क्या ये किसी तौर जो पैसे इस्तेमाल हुए वो कहाँ से आए, उनकी कोई जस्टिफिकेशन है, कोई तफसील है कि तरसील कैसे हुई, कोई जवाज़ है? ये तमाम बातें मैं समझता हूँ बड़ी बातें हैं। ये वो बातें हैं जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मैं समझता हूँ अब शामिल हुई है। तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, सुप्रीम कोर्ट ख़ुद सवाल जवाब करेगी या कमीशन ये काम करेगा। ये तमाम मामला अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि अवामी नुमाइंदगान जो हैं उनकी ज़ात के हवाले से एक सवाल उठा दिया गया है, और ख़ास तौर पे उस ख़ानदान के हवाले से जो 3 दिहाइयों से इस मुल्क की सियासत में इंतहाई अहम है। लिहाजा पाकिस्तान के ये हक रखते हैं जो टैक्स वाला आप सलमान नकम राजा साहब कह रहे हैं डॉक्यूमेंट की, उसकी एक अहमियत हो सकती है। मुझे मालूम नहीं है कि अभी उसकी भी आइंदा आने वाले दिनों में लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगी, क्योंकि बहुत सारा जो मटीरियल है इस वक्त, जब तक वो लीगल टर्म्स में अदालत उसके ऊपर कोई राय ना देगी तो हमें पता नहीं चलेगा। इस रिटर्न के साथ एक स्टेटमेंट है मरियम बीबी की, और मेरे ख्याल में वो सुनवाना यहाँ ज़रूरी है। प्रोड्यूसर साहब, मैं इस पर भी आपसे भी पूछूंगा और अपने मेहमानों से भी। जी दिखाइएगा। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। जी खुरम साहब, आप इसको एड्रेस करना चाहेंगे? आप पहले करना बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँ, देखिए यहाँ एक मिनट और लंबा, फिर मैं 5 मिनट बोलता रहूंगा। जरूर बोलें। सिर्फ एक मामला है। देखिए ये 2 बातें जो तो पार्लियामेंटेरियंस के इश्यूज हैं उस पे तो जरूर जाहिर हम राय देंगे, और हर कोई जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बच्चों के मामलात हैं उसके मामले में मैं कोई राय नहीं दे सकता, ठीक है? ना ही मैं प्रीवी हूं उनके जो जाती फाइनेंशियल मामलात हैं। जहां तक जैसा मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपने एसेट्स मुस्तकिल वो डिक्लेयर करते रहे हैं, वो अपने रिटर्न्स फाइल करते रहे हैं। टैक्स रिटर्न आपके ख्याल में इशू है? हाँ 2011 नहीं, 2011 का इशू सिर्फ मेरी इस्तदा ये है कि 2011 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पार्लियामेंट के रुकन नहीं थे। ये 2013 में इलेक्शन लड़ते वक्त 3 साल की रिटर्न देनी पड़ती है, उसी के साथ ये सबमिट करवाई। नहीं, 3 साल की रिटर्न देनी पड़ती, आप उसी में जमा हुई? नहीं, हाँ उसमें जमा हुई। मैंने इलेक्शन कमीशन के ये पेपर हैं जो मेरे पास। ठीक है, बात ये है कि 2013 में जब आपने सबमिट किया, क्या 2013 में आपने ये क्लेम किया कि ये आपकी डिपेंडेंट है? ये एक लंबी कहानी है। तो अगर 2011 में रॉन्ग डिक्लेरेशन हो तो उसकी इंप्लीकेशन 2013 में नहीं देखिए, रॉन्ग डिक्लेरेशन की तो इंप्लीकेशन होगी जब भी होगी। ये उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना जी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2011 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, तो ये प्ली आप लेंगे कोर्ट के अंदर? नहीं, देखे ना, जो मैं ब्रेक ले लूं, आप उसके बाद है जो अकाउंटेबिलिटी का इशू है वो तो 2011 में पार्लियामेंट के एक ब्रेक ले लें जी। ब्रेक के बाद इसके ऊपर और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप फरमाइएगा जी। ये खुरम साहब ने बड़ा असद साहब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रेज़ किया। उन्होंने कहा कि 2011 में तो वो थे ही नहीं पार्लियामेंटेरियन, तो आप उनकी रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। सर मैं जैसे पहले कह चुका हूँ आपको कि सलमान भट्ट साहब जो वकालत कर रहे हैं वज़ीर आज़म की, उनके ख्याल में ये इतना अहम पॉइंट है कि उन्होंने कोर्ट की जो अपना जवाब जमा कराया है मियाँ साहब की तरफ से, उसकी जो हाईलाइट पढ़ के सुना रहे थे, उसकी हाईलाइट के अंदर ये लिखा हुआ था वो कभी भी ज़ेरे किफ़ालत नहीं थे मियाँ साहब के। तो कभी भी वो थी या नहीं थी, एक बहुत बड़ा पॉइंट है सलमान भट्ट साहब के में। कोर्ट फैसला कर लेगा जी। मैं कुछ 3-4 बड़ी ज़रा मोटी बातें कर लूँ। खुरम को उस दिन भी मैंने कहा था परसों के शायद इनको ब्रीफिंग जो है ना वो ठीक दी नहीं जा रही कि कोर्ट में हो क्या रहा है। इनको किसी ने बता दिया, इनके मीडिया वालों ने, कि वहाँ पर जब उन्होंने सवाल पूछा तो हामिद खान ने कहा हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्या कहा था खान साहब? एक इतनी बड़ी किताब पकड़ाई गई एविडेंस की, और जिस स्पेसिफिक एविडेंस की या आपने जो दिखाया है, ये नदीम मलिक यहां पे सिर्फ नहीं दिखा रहे, ये कोर्ट में जो हमने पेपर जमा कराए हैं उसमें हम जमा करवा चुके हैं। अच्छा। ये जो रिटर्न जो आपने अभी दिखाया, ये इसकी कॉपी जमा कराई है बिल्कुल। और जो पनामा की प्रॉपर्टी, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसी तरीके से बहुत सारे और दिए गए हैं। हामिद खान साहब ने सिर्फ ये कहा था कि बहुत सारे एविडेंस हम प्रेजेंट कर चुके हैं, कुछ जो है आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी कुछ के लिए। ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज खुरम ये कह रहे थे कि जो हकीकत में जवाबदेह हैं पार्लियामेंटेरियन उनके फाइल कर दिए गए। जजेस का कहना यह था, और ये मैं जज साहब के अल्फाज कोट कर रहा हूं, आज के अंदर उन्होंने कहा कि जिस जवाब में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था
जो सबसे रेलेवेंट जवाब है, यानी फैमिली के 3 मेंबर्स का, वो आपने जमा नहीं कराए। और उन्होंने सरगनिश की, उन्होंने कहा आपको पहले 15 दिन दिए गए थे, फिर 48 घंटे और दिए गए, आप डिले करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। तो एक तो ये पॉइंट बहुत वाजे सामने आ रहा था कि हुकूमत जो है इसको आगे ले जाने की कोशिश। कंक्लूडिंग जो ऑर्डर है उसके अंदर कंक्लूडिंग पैरा भी यही है कि इसके बाद इस बुनियाद के ऊपर आपको और कोई जजमेंट नहीं देंगे, एक जज साहब ने ये कहा कि अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो एज पर लॉ इट विल बी डीम्ड कि आप मान गए कि इल्जाम दुरुस्त हैं। इस बात भी की। दूसरी बात जो की कि मियां साहब ने तो मेंटेनेबिलिटी चैलेंज ही नहीं की। ये बिल्कुल वही कहानी रिपीट हो रही है जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आए मियां साहब, उन्होंने कहा मैं अपने आप को और अपने खानदान को पेश करता हूं एहतसाब के लिए। टीओआर कमेटी के अंदर उसके बाद गए हुकूमती अरकान ने कहा वजीर आजम को तो नाम ही नहीं है पेना पेपर्स में, आप प्राइम मिनिस्टर का कैसे कर सकते हैं? यही मेंटेनेबिलिटी, ये मेंटेनेबिलिटी नहीं है। आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो जो दरखास्त थी जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ने पहले कहा था उसके ऊपर आज उन्होंने ऑर्डर दिया कि मेंटेनेबल है। और सर मेरी गाल तो सुन लो, मुझे पता खुर्रम मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे भी पढ़ा, मुझे पता है ये मेंटेनेबिलिटी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जिस तरीके से वहां पे कहा कुछ और जब फैसले का वक्त आया तो अंदर से कुछ और करवाया। आज मेंटेनेबिलिटी पे यही हुआ। सलमान भट्ट साहब जो वकील हैं वो तो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी हम मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन अदालत को देख ले, अदालत को फैसला तो फिर भी करना पड़ेगा। और उधर से अटॉर्नी जनरल साहब जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर पे नौकरी करते हैं वो कहते हैं कि जी फलाने केस के अंदर ये मेंटेनेबल नहीं है। तो उन्होंने खुद अपने वकील से नहीं लेकिन अपने अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल से मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन करवा दिया। खाकवानी साहब का मेखल केस था, उसका हवाला उस पे दिया, उस पे भी अदालत ने कहा कि अच्छा फिर आप उन्होंने मेंटेनेबिलिटी क्वेश्चन करवा दी। सवाल ही यही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बोले आप 2 दफा विड्रॉ किया है, कोई विड्रॉ नहीं किया ना, मैं वही तो बोल रहा हूं। वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि विड्रॉ किया। और दूसरा क्वेश्चन ये कि अफसर वसाफ अली ये प्रोग्राम आगे नहीं चल सकता। आप या मेरी बात क्या या मेरी जिस तरह मैं आपकी बात सुनता हूं इस तरह सुनेंगे या ये प्रोग्राम नहीं होगा, दोनों बोलते रहेंगे एंड तक। प्लीज आप फैसला कर लो जो भी करना है आपको। आप एक लाइन में बात पूरी कर लें, फिर हम लाहौर चलते हैं सलमान अकरम राजा साहब के पास। बिल्कुल जनाब, आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि एक और बड़ी अहम बात वहां पर उठाई गई और वहां पर एक साहब आए और उन्होंने कहा और ये कहा कि जो मैं गलत कह रहा हूं, मैं यहां ऑनोत कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे सजा दी जाए। कि इदारे जो आके जवाब दे रहे हैं, जो कह रहे हैं हमारे पास शवाहिद नहीं है, जो आके कह रहे हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियारात के ऊपर तो आपको पता है उस दिन भी बहुत सरगनिश हुई नैब की कि इख्तियार तुम्हारे पास है, तुम फिर भी काम क्या हुआ उसके ऊपर। तो वो मैं सबूत पेश करने को तैयार हूं, मैं सबूत दूंगा कि इन इदारों के पास सबूत भी है, शवाहिद भी है और इख्तियार भी है। इख्तियार तो खैर साहब का नाम बता दें ताकि नाजरीन उनकी क्रेडिबिलिटी जज कर सकें। अदालत ने उसके साथ किया क्या वो भी असद खरल साहब ये भी बता दें क्या किया अदालत। सुनते रहे ना, असद खरल साहब थे, वो पार्टी बनना चाहते थे, कोर्ट ने उनको इजाजत नहीं ली, डिसमिस कर दिया ना, उन्होंने पार्टी बनने की इजाजत नहीं दी। बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, मैं तो इंतजार करूंगा असद खरल वो सबूत अब कोर्ट के सामने आप लेके आइए, मैं और खुर्रम साहब और आप यहां बैठ के डिस्कस करते। नहीं मैं तो कह रहा हूं मेरे पास वो तो उनके पास जो कोर्ट के पास, यहाँ पे नहीं, नदीम मलिक के पास कोर्ट का इंतजार करते रहे कि एविडेंस आ रही है, एविडेंस आ रही है, कोर्ट ने रद्दी कर दी एविडेंस आ रही है। रद्दी नहीं किया, उन्होंने उनकी दरखास्त को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सलमान अकरम राजा साहब आप फरमाइएगा अब कोर्ट तरीकाकार क्या इख्तियार कर सकती है, क्योंकि ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, अब एक जज जिसको सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे वो ये तमाम चीज़ों को देखेगा और होपफुली डे बाई डे देखेगा ताकि जल्द अज जल्द निपटाया जा सके। क्या ऐसे लॉज हैं जो सपोर्ट करेंगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ने में, मुआवनत फराहम करेंगे कि इन्वेस्टिगेट कर सके कोर्ट? देखिए, आइन के आर्टिकल 184(3) 184(3) के तहत जो कार्रवाई होती है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुकी है कि ये इंक्विजिटोरियल नेचर की कार्रवाई है, यानी कि ये ऐसे नहीं है कि फ़रीक अव्वल और फ़रीक दोम के दरमियान एक झगड़ा है। ये मामला उठाया जाता है मुफाद आमा में, जहाँ बुनियादी हुकूक का सवाल हो और अब पाकिस्तान के अवाम के मुफाद का सवाल हो। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी लाया अमल इख्तियार कर सकती है, वो किसी मखसूस लाया अमल की पाबंद नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि ये मामला ऐसा है जिसमें बुनियादी हुकूक का अंसर भी शामिल है और मुफाद आमा का अंसर भी शामिल है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने नज़ीरें भी हैं। मेमो गेट में एक कमीशन बना था, उसके TORs ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने मुरतब किए थे, उसको मुकम्मल छानबीन का इख्तियार दिया था। और आज भी जो बात सामने आई है कि जो कमीशन होगा
सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब पर मुश्तमिल, उसको सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे, क्योंकि वो एक हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब होंगे। लिहाजा आइन के तहत पाकिस्तानी रियासत के तमाम इदारे पाबंद हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करें, और वो जो वन मैन कमीशन होगा उसकी भी मुआवनत जो है तमाम इदारों पर वाजिब होगी। अब जो पीर को सूरत हाल पैदा हो सकती है वो कुछ यूँ है, जवाब जब आएंगे साहबजादों की तरफ से, मोहतरमा साहबजादी की तरफ से, तो उनमें कोई मौक़िफ़ लिया जाएगा कि हमारा इन प्रॉपर्टियों से, इन फ्लैटों से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। अगर तो मौक़िफ़ ये लिया जाता है कि हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इनसे, हमारे तमाम जो बयानात मीडिया पे चले या अगर हमने कुछ कहा माजी में उससे हम दस्तबरदार होते हैं, तो फिर एक दिलचस्प सूरत हाल होगी, अखलाकी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और मीडिया के लिए भी। लेकिन अगर मौक़िफ़ ये लिया जाता है कि इनसे हमारा ताल्लुक़ है और इनके लिए जो रकम इस्तेमाल की गई वो इस तरीके से हासिल की गई थी, तो फिर एक सूरत पैदा होगी कि उस रकम की तरसील को देखा जाए कि क्या वाक़यतन वो रकम जहाँ से वो कहते हैं वहाँ से हासिल हुई थी या कहीं और से हुई थी। उसके हवाले से साहब, ये बात वाला केस अगर मैं पहले आपसे पूछ लूँ, जब आप मनी ट्रेल को इन्वेस्टिगेट करने का जिक्र करेंगे तो मनी ट्रेल इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा इदारा है जो आपकी हेल्प करेगा? बड़ा मुश्किल काम है। प्रॉपर्टीज़ इस वक्त जो हैं वो आपकी यूके के अंदर है, कंपनीज आपने वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में बनाई, उसका जो रजिस्टर करने वाली फर्म है वो पनामा में बैठी हुई है, पैसा कहाँ गया किसी को भी मालूम नहीं है। तो ये काम करेगा कौन फॉर सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट सबमिट करे? कौन सा इदारा जो ये रिपोर्ट देगा? देखें इसमें फिर दो सूरतें हैं। अगर ये कहा गया कि ये प्रॉपर्टियां हैं हमारी या हमारी कंपनियों की, तो फिर मनी ट्रेल का बताना भी उन्हीं पे वाजिब होगा ना। ये तो नहीं हो सकता मैं कहूँ हाँ मैंने प्रॉपर्टी ली थी लेकिन मुझे नहीं पता कि पैसे कैसे गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट उनसे ये मजीद सवाल करने में हक वजानिब होगा कि आप ही बता दीजिए, खा आप एक सील्ड एनवेलोप में कॉन्फिडेंशियल तरीके से हमें ही दीजिए फॉर योर आइज ओनली कह के, ताकि हम मुतमईन हो जाएं और आवाम को कौम को हम बता दें कि हम मुतमईन हैं। ये मुमकिन नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई हो और ख़रीदने वाला ये ना जानता हो कि पैसों की तरसील कैसे हुई थी। इसलिए ये एक सूरत हाल पैदा होगी और सरे दस्त जवाब जो है उन्हीं को देना होगा जिन्होंने ख़रीद की या जो इकरार करते हैं कि उन्होंने किसी प्रॉपर्टी की खरीद की। उनके जवाब देने के बाद ब्रेक ले लें, इस पे एक ब्रेक ले लें जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो खुर्रम साहब से इस पे और बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने हुकूमत की जानिब से जो टीवी चैनल्स के ऊपर ऐड चलाए जा रहे थे उसके ऊपर तनकीद की थी कि ये प्रोपेगेंडा मटीरियल अगर पार्टी अपने फंड से करना चाहे या कोई इंडिविजुअल करना चाहे फिर तो ठीक है, टैक्स पेयर्स के पैसों के ऊपर ऐसी याशी अफोर्ड नहीं की जा सकती। तो उसके ऊपर एक हमने वीडियो क्लिप दिखाया था जिसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर यह भी बताया था कि ये कहाँ से आया। प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये भेजा गया था टीवी चैनल्स को और हमने वो टीवी पे दिखाया। उसके मुतल्लिक वो जो 3-4 यंग से लड़के और लड़कियां हैं वो मुख्तलिफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हैं। उनमें से एक इफ़्फ़त हसन रिजवी हैं, उन्होंने हमसे रब्ता कायम किया, एक से ज़्यादा नहीं किया लेकिन उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स एक अपना जो मौक़िफ़ है वो हमें रिकॉर्ड करवाया है कि हमने ये वीडियो क्यों बनाई और जिसने जारी किया है तो उसके मुतल्लिक भी उनकी पोजीशन बताता हूँ। पहले उनका जवाब सुन लीजिए, दिखाइएगा जी। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मीडिया सेल हमारी पर्सनल फेसबुक वॉल से अगर कोई चीज़ उठाता है और उसको प्रोजेक्ट करता है, उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है और इस एक इम्प्रेशन के साथ करता है कि शायद हमने वो क्लिप प्राइम मिनिस्टर हाउस के मीडिया सेल या नून लीग के कहने पर बनाई है, तो ये इम्प्रेशन बिल्कुल गलत है। इसमें मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से क्लेरिफिकेशन मैं जो है मांगना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के मीडिया सेल से कि आपने हमारी पर्सनल वॉल पे जाके प्राइवेसी को ब्रीच करके एक वीडियो उठाई बग़ैर हमारे कंसेंट के। जितने भी उसमें रिपोर्टर्स थे किसी से भी आपने कंसेंट नहीं लिया और आपने उस वीडियो को प्रोलिफरेट किया, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया मुख्तलिफ चैनल्स पे। जी, ये इफ़्फ़त और बाकी वो तमाम जो रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट उस वीडियो में अपीयर हुए थे उनका मौक़िफ़ है और वो कहते हैं कि इसमें वो साइबर क्राइम वाला जो लॉ है उसको भी परसू करने पे गौर कर सकते हैं क्योंकि उनका ये प्राइवेट वीडियो था जिसको मिसयूज़ किया गया। मैं इसको यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में चलाया था इसलिए वजाहत इनकी ज़रूरी थी।
खुरम साहब दोबारा उसी टॉपिक पे अपने पनामा वाले पे वे फॉरवर्ड डेली हेयरिंग होनी चाहिए, जरूर करें। देखिए वे फॉरवर्ड ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के बच्चों का ट्रायल होने जा रहा है, उनका ट्रायल नहीं हो रहा। उनका ट्रायल इन्होंने साबित करना है कि जी लिंक किधर है। इस वक्त ट्रायल जो है दुरुस्त आज जो अदलिया के हमारे मोहतरम जज साहिबान है, जब जवाब आएंगे उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू होगी। इन्होंने भी सबूत देने हैं, उसको अगर चलेंगे तो जरूर उनका, चूंकि उनमें से 2 जो हैं वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उसके स्टेटस के तहत कोर्ट के सामने पेश हो जाएंगे, वो अपने जवाब देंगे पूरे। और खुरम साहब एक छोटी सी बात, मुझे मुकम्मल कर, नहीं, इसमें उनकी तरफ से कमिटमेंट है। अगर ये एस्टैब्लिश होता है कि 93 में प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और 93 में वो दोनों बच्चे अगर नॉन रेजिडेंट भी नहीं है और प्राइम मिनिस्टर पे डिपेंडेंट भी हैं, देन लीगल पोजीशन क्या होगी, पहले आप बताएं। मुझे देखिए ना, मैं उनके जाती मामलात के बारे में ना जानता हूं और हकीकत ये मलिक साहब ना जानना चाहता हूं। ये उनके खानदान के मामलात हैं। मेरा तो कंसर्न सिर्फ यही है कि इस मुल्क के जो इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव है, मुंतखब हुकूमत है, उनकी तरफ से जो इशू था कि अकाउंटेबिलिटी का, उन्होंने अपने हकूक खुद छोड़कर उन्होंने कहा जी कोर्ट के सामने में पेश हो गया, उन्होंने जवाब दे दिया। अब उनके बच्चे जो हैं उनकी तरफ से भी कमिटमेंट है। आपने वो क्लिप भी चला दे जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी कानूनी अगर फोरम बनता है तो उसके सामने हम आके बात करेंगे, तो इंशाल्लाह वो पीटीआई ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए उसमें आपकी पोजीशन ये है कि 93 और 96 में ये ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदी गई, 93, 94 और फिर 96, इसी अरसे में ये चारों अपार्टमेंट्स खरीदे गए। क्या उस अरसे में भी वो बच्चे नॉन रेजिडेंट और नॉन डिपेंडेंट? बिल्कुल डिपेंडेंट थे जी, कोई डिपेंडेंट करनी थी। अगर आप देखें उससे कई साल बाद का इंटरव्यू हसन नवाज का देखें तो वो कह रहे हैं कि मेरा तो किराए के पैसे भी घर से आते हैं, मेरे पास तो कोई आमदनी नहीं है। लेकिन दूसरी दफा कहा है खुरम ने कि खुद जाके अपने आप को पेश कर दिया, 7 महीने में हर हरबा इस्तेमाल कर लिया कि उनका एहतसाब ना हो सके, बशमूल उसके जो आज कोशिश की गई अटर्नी जनरल के जरिए मेंटेनेबिलिटी को क्वेश्चन कराने की। अब मजबूरन वहां पर आ गए। दूसरी बात 22 अप्रैल 2016 को खत लिख दिया, वो जो खत लिखा था रिजेक्ट हो गया था, तो उन्होंने उठा के फेंक दिया था कि मजाक था वो कोर्ट के साथ। नहीं, ट्रायल किसका? का लिखा हुआ खत मजाक नहीं होता। देखे वी वेंट टू कोर्ट, हमने सीरियसली कोर्ट से इस्तदा की थी, कोर्ट ने वापस कर दिया तो कोर्ट की सवाल। जब कोई दलील ना होने फिर चीखना पड़ता है, आवाज ऊंची करनी पड़ती है, दूसरे के बात के दरमियान में पड़ता है, ऐसे ही होता है। 2016 का खत है, आपके पास जो 22-16 का खत है ना, उसको कोर्ट ने उठा के ऐसे बाहर फेंका था, कहता है रद्दी का कागज है। जिस तरह अब ये ना जुडिशियल कमीशन में उसको रद्दी नहीं किया जो कागज, सर अब ट्रक भर के भाई 2016 है, 2014 याद आ रहा है, इससे से पता चल जाना चाहिए कि 2016 में कितनी कमजोरी है, कि 2014 याद आ रहा है। दूसरी बात इन्होंने की कि ट्रायल किसका हो रहा है, कि उन्होंने कहा ट्रायल तो बच्चों को हो रहा है, वजीर आजम का नहीं हो रहा है। सर कोर्ट ने आज रूल कर दिया है, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ऑर्डर इशू कर दिया है, रिस्पोंडेंट्स के अंदर वजीर आजम शामिल हैं, सिर्फ बच्चों का नहीं, वजीर आजम का केस चलने वाला है। तो खुदा का वास्ता कौम को गुमराह ना करें। वजीर आजम का आज रिस्पांस जमा हुआ है और उनके बच्चों को मंडे तक लिखा गया जवाब दें, नहीं तो ये आपका जो अभी तक की सूरत हाल में इसी को मान लेंगे कि यही दुरुस्त है। अच्छा, सलमान साहब के पास लाहौर चलते हैं। सलमान साहब, जो इन्होंने टीआर तहरीक इंसाफ वालों ने बनाए हुए हैं, इसके अंदर इन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स का भी हवाला दिया हुआ है, लंदन वाले अपार्टमेंट्स का भी हवाला दिया हुआ है, टैक्स रिटर्न वाला हवाला भी दिया हुआ है। उसी के सिलसिले में, हुदैबिया के सिलसिले में एक कर्जा लिया गया था जिसमें कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टीज रहन रखी गई थी और एक जज का ऑर्डर आया था। उसकी रेलेवेंस है इस मौके के ऊपर क्योंकि वो मिड-90s का केस है। देखिए, रेलेवेंस तो जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस हवाले से है, यही कहा जा रहा है ना कि ये प्रॉपर्टियाँ 90s में ख़रीद ली गई थीं, ये प्रॉपर्टियाँ 2005 में 6 या 7 में नहीं ली गई, और अगर 90s में ले ली गई थी तो फिर सवाल पैदा होता है कि रकम कहाँ से आई थी और उम्रें क्या थीं उस वक्त बच्चों की। लिहाजा इस हवाले से मेरा ख्याल है ये दस्तावेज़ात अहम हैं और इनको देखना कि क्या वाकई ये रहन रखी गई थी या ये किसी ने गलतफहमी की बुनियाद पर अदालत को बताया कि इनको आप अटैच कर लीजिए, जो बज़ाहिर एक मौक़िफ़ आ रहा है। ये बातें तहकीक तफ्तीश में मालूम करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा कि कोर्ट में क्या मामला था, कि ये प्रॉपर्टियां रहन थीं या नहीं थीं। एक और आर्गूमेंट जो ये था कि जो नैब लॉ के अंदर एसेट्स बियॉन्ड मीन वाली क्लॉज है वो रेलेवेंट हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि वो पूछे नैब से कि बताइए आपने इसके ऊपर क्या तहकीक की है, क्या वो भी इस मौके के ऊपर इन्वोक हो सकती है? देखिए, वो तो नैब के हवाले से होगी। अगर नैब को हुक्म दिया जाए कि आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें, अपनी तफ्तीश करें, वो तो मामला फिर नैब के पास चला जाएगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर खुद ये समझे कि बारे सबूत अब जो है उन पे डालना चाहिए जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है, और उनसे एक बराह रास्त सवाल करे कि आप हमें मुतमईन कीजिए कि ये पैसे सही तरीके से गए थे या प्रॉपर्टियां जो आपने ली हैं। लेकिन सलमान साहब, बारे सबूत सुप्रीम कोर्ट खुद से इनके रिस्पोंडेंट्स के ऊपर डाल सकती है। देखिए, मैं सिर्फ ये एक सवाल उठा रहा हूँ, आप एक ये सूरत हाल तसव्वुर कीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछे, हम बहुत आजकल अदालतों में मिसाल देते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? क्या ऐसा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, सवाल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगर सवाल करे तो कोई सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कह सकती है आप अपने जवाब में एक मौक़िफ़ तो लीजिए ना इस हवाले से और हमें बता दीजिए। अगर ऐसा होता है, देखिए दो ही सूरतें हैं, क्या वो ये कहें कि हम कुछ नहीं बताते आप वन लाइनर देना चाहेंगे? जी, मेरा वन लाइनर ये है कि मोहम्मद नवाज के एसेट्स पब्लिक हैं, और 2013 से जब से वो कौमी असेंबली के रुकन हैं तब से एसेट्स पब्लिक हैं। उन्होंने जब 2008 में अपने फाइल किए थे तब से पब्लिक हैं, उससे पहले भी जब कौमी असेंबली के रुकन थे पब्लिक है। एसेट्स सब जाहिर हो चुके हैं। वो तो पता चल जाएगा कितने जाहिर हैं कितने नहीं है। कोर्ट ने जो सवाल आप पूछ रहे थे, कोर्ट ने खुद कमेंट किया परसों। उन्होंने कहा कि मियां साहब कहते रहे हैं कि मुझसे कोई सवाल तो पूछे, अब हम सवाल पूछेंगे, और उन्होंने सवालात भी बताए क्या पूछेंगे, पैसा कहां से आया, कैसे मुल्क के बाहर गया, टैक्स कितना दिया गया। तो कोर्ट का पूरा इरादा सवाल पूछने का। असद उमर साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।